चलिए डिस्कस करेंगे। पहले टॉपिक हमारा है इलेक्ट्रिक फील्ड। सो इलेक्ट्रिक फील्ड, व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड? सर हमने इससे पहले डिस्कस किया था, और एक चीज़ हम डिस्कस यहाँ पे करेंगे, इससे पहले शायद डिस्कस किया हो या ना हो। अगर आपके पास दो चार्जेस है, एक का चार्ज Q1 है, दूसरे का ये Q2 है, ठीक है। अगर ये सेम नेचर के है, सेम नेचर का मतलब है अगर ये पॉजिटिव पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, तो आपस में क्या करेंगे? रिपल। अगर ये दोनों पॉजिटिव है, सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस, मान लीजिए r, तो लाइक चार्जेस क्या करते हैं? हमेशा रिपल। लाइक चार्जेस करते हैं रिपल। अगर अनलाइक चार्जेस हो गए तो क्या करेंगे? अट्रैक्ट। अनलाइक चार्जेस ये करने वाले हैं अट्रैक्ट, ठीक है। अब हमारे पास ये चाहे अट्रैक्ट करे या रिपल करे, इस फोर्स को क्या कहेंगे? फोर्स ऑफ इंटरैक्शन। इंटरैक्शन का मतलब होता है वेदर यू अट्रैक्ट और रिपल, इंटरैक्शन किस साइड से। अब ये फोर्स ऑफ इंटरैक्शन बिटवीन टू चार्जेस किसके बराबर होता है? रिमेंबर दैट फोर्स ऑफ इंटरैक्शन बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस। अब पॉइंट चार्ज के माने क्या है? पॉइंट चार्ज के माने ये है उनका डायमेंशंस बहुत छोटे हो गए एज कंपेयर टू द डिस्टेंस बिटवीन देम। सन और अर्थ को हम पॉइंट मासेस लेते हैं, क्या इसका मतलब ये है कि सन और अर्थ बहुत छोटे? नहीं, एज कंपेयर टू द डिस्टेंस बिटवीन देम, उनके दरमियान जो डिस्टेंस है उसके मुकाबले में सन और अर्थ का साइज क्या? बहुत ही छोटा है। इसी तरह जो डिस्टेंस r इनके दरमियान है ना, ये बहुत ही ज्यादा है एज कंपेयर टू साइज ऑफ Q1 एंड साइज ऑफ Q2। तो दो पॉइंट चार्ज के दरमियान जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होगा, वेदर अट्रैक्शन और रिपल्शन, दिस फोर्स इज कॉल्ड कूलम्बिक फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कूलम्बिक या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। So what is Coulombic force or electrostatic force? It is the force of interaction between the 2 point charge. But ये दोनों चार्ज जो होने चाहिए ना, they should be at rest. कहाँ पे होने चाहिए? बिकॉज हमारे पास ब्रांच है एक फिजिक्स का जो कि डील करता है स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट, उसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं, स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट, ठीक है। अब ये फोर्स कितना होता है? रिमेंबर द एफ सी मतलब कूलम्बिक, ये होता है बराबर K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। 9th क्लास में ग्रेविटेशन पढ़ा होगा ना आपने, दो मासेस के दरमियान कितना फोर्स होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स, वो हमेशा अट्रैक्टिव होता है, किसके बराबर? G m1 m2 बाई आर स्क्वायर। इस तरह दो चार्ज के दरमियान K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, वर K इज अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी जिसका वैल्यू है 9 इंटू 10⁻⁹, और इसका यूनिट है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ठीक है। लेकिन यह है SI सिस्टम है, किसमें? SI सिस्टम में। और CGS सिस्टम में हमारे पास इसका वैल्यू है 1, CGS सिस्टम में। लेकिन हम किस में यूज़ करते हैं? SI सिस्टम में। तो आप K का वैल्यू डालोगे, Q1 Q2 का वैल्यू डालोगे आप, और R का आपका आंसर निकल आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे मान लीजिए आपके पास दो चार्जेस हैं, मान लीजिए ये है 2 नैनो कूलम, दूसरा चार्ज मैंने लिया इट इज़ 3 माइक्रो कूलम, ठीक है। और इनके दरमियान मान लीजिए सेपरेशन है 10 mm, कितनी? बता दो इनके दरमियान फोर्स ऑफ इंटरेक्शन कितना होगा? वेदर इट विल बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। क्या ये अट्रैक्टिव होगा कि रिपल्सिव? रिपल्सिव, क्योंकि ये पॉजिटिव है, ये भी क्या है? पॉजिटिव। अगर मैंने साइन मेंशन नहीं किया बाय डिफॉल्ट ये क्या होगा सर? पॉजिटिव। अगर मेंशन की होती है तो क्या होता? नेगेटिव या पॉजिटिव, जो भी आप लिखते हैं। अच्छा मुझे बता Q1 का वैल्यू कितना है? 2 नैनो कूलम। नैनो का मतलब होता है 10⁻⁹। इससे पहले मैंने शायद समझा दिया था आपको, याद रखो 1 मिली होता है बराबर 10⁻⁻3, 1 माइक्रो होता है 10⁻⁻6, 1 नैनो होता है 10⁻⁹, 1 एंगस्ट्रॉन होता है 10⁻⁻10, 1 पीको होता है 10⁻⁻12। ऐसे फर्मी इस तरह आप तो सोचो।
अब इस तरह Q2 का वैल्यू कितना, यह आ जाएगा कूलम में। Q2 का वैल्यू कितना है, 3 इंटू 10⁻6 कूलम। क्यों? क्योंकि ये माइक्रो में, 1 माइक्रो कितना होता है, 10⁻⁻6। अब इनके दरमियान डिस्टेंस कितनी है, 10 mm। इसको किस में कन्वर्ट करना है, मीटर्स में, है ना। तो आपको मालूम है ना 1 mm कितना होता है, 10⁻³ है ना, मिलीमीटर। मिली का मतलब होता है 10⁻³ मीटर। तो यह आएगा 10⁻² मीटर। बेसिस आर सेम, पावर्स आर एडेड, 1 - 3 इज -2। अब बता दो फोर्स कितना होगा इनके दरमियान, फोर्स होगा बराबर K Q1 Q2 बाई R²। सो F का वैल्यू क्या आने वाला है, K का वैल्यू है 9 इंटू 10⁻⁹। Q1 का वैल्यू कितना आ गया आपके पास, 2 इंटू 10⁻⁹। Q2 का वैल्यू आपके पास है 3 इंटू 10⁻⁶, डिवाइडेड बाई R का वैल्यू क्या है, 10⁻⁻²। इसका क्या है सर, स्क्वायर आपके पास आ जाएगा। ठीक है, सो कितना आ जाएगा F का वैल्यू, बोलो। 9 2 और 18, 9 पहले 3 2 और 6, 6 9 और 84, 54। अच्छा, -9 और +9 क्या होगा, कैंसर। ये -6 है, देखो 2 2 और 4, 10⁻⁻4 ऊपर जाएगा, क्या बनेगा, +4। +4 -6 कितना आया, 10⁻⁻²। तो आपका आंसर आने वाला है 54। ये क्या है, 10⁻⁻, डिवाइडेड बाई 100, इसका मतलब होता है डिवाइड 100। तो 0.54 न्यूटन्स आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आवा समझ, ताकि करूं। अच्छा, ये जो हमने बोला ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इसकी कुछ प्रॉपर्टी और एक प्रॉपर्टी है। ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है ना, इट इज अ सेंट्रल फोर्स। आपने पढ़ा होगा ग्रेविटेशनल फोर्स, इट इज अ central force. What do you mean by central force? It acts along a line joining the center of two charges. ठीक है, always it acts along a line joining two charges, joining the center of two charges. ठीक है, सो हमेशा मतलब क्या है सर, इसका थोड़ा देखिए, थोड़ा सा समझा देता हूं। मान लीजिए ये आपके पास Q1 चार्ज है और ये आपके पास मान लीजिए Q2 चार्ज है। तो इसका सेंटर है, ये इसका सेंटर है, इनके दरमियान कुछ सेपरेशन होगी, मान लीजिए R, इनके दरमियान सेपरेशन है। अब ये जो फोर्स होगा ना, अब ये इस पे फोर्स करेगा अप्लाई, ये इस पे फोर्स। अब ये दोनों पॉजिटिव क्या करेंगे, रिपल। तो इस डायरेक्शन में होगा फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1, और इस डायरेक्शन में होगा फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2। ये हमेशा होगा कौन सा फोर्स, सेंट्रल फोर्स। ये फोर्स कभी भी इस डायरेक्शन में नहीं होगा, या ये फोर्स कभी भी इस डायरेक्शन में नहीं होगा। हमेशा कहां की तरफ होगा, अलोंग ए लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ टू चार्ज, या तो इस डायरेक्शन में या तो इस वाली डायरेक्शन में होगा। दैट्स व्हाई दीज फोर्स आर कॉल्ड विच फोर्सेस, सेंट्रल फोर्स। रिमेंबर दैट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ये हमेशा होता है सेंट्रल फोर्स होता है। और आपको ये भी मालूम होगा, ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है ना, इट्स मच मच स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटेशनल फोर्स। आपको ये मालूम है, एक्चुअली डेफिनेशन ऑफ चार्ज उसी से निकलती है। अगर आपको पता होगी ना कि चार्ज की डेफिनेशन क्या है, चार्ज की कोई डेफिनेशन दे सकता है? चार्ज क्या होता है, मास क्या होता है, नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। हाँ, मास क्या वो, हाँ वजन। ये आप उर्दू में इसको बोल रहे हो। मास किसे कहते हैं, क्वांटिटी ऑफ मैटर प्रेजेंट इन अ बॉडी, है ना।
अब इसी तरह चार्ज क्या होता है, मास भी प्रॉपर्टी है ना। कौन सी प्रॉपर्टी, हाँ सही है, प्रॉपर्टी है, हाँ ये भी डेफिनेशन मानी जाएगी। ड्यू टू विच इट इंटरेक्ट्स विद अदर बॉडीज वेदर अट्रैक्ट या रिपल। आपको मालूम है कि ग्रेविटेशन फोर्स बहुत ही वीक फोर्स है एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। आप इस बात से सहमत है, मतलब कि मुतफक्कुन अलैह, हाँ? है कि नहीं? आप इस बात से सहमत है कि ये हमेशा स्ट्रॉन्गर होता है। आपने बचपन में किया होगा, स्मॉल पीस ऑफ पेपर्स को लाया होगा, फिर आपने ऐसे रब किया होगा, फिर अल्टीमेटली देखा होगा वो अट्रैक्ट होते हैं ना, किया होगा ना बचपन में। एक्चुअली जब आपने रब किया ना, वहाँ पे आपके पास चार्जेस डेवलप होते हैं, और हमेशा आपके पास चार्जड बॉडी और न्यूट्रल बॉडी के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। अगर ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ गया तो ये कौन सा फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। लेकिन नीचे से देखो, वो स्मॉल पीस ऑफ पेपर्स को अट्रैक्ट करने के लिए कौन है, अर्थ। अर्थ इतनी ह्यूज है, वो स्टिल उन स्मॉल पीस ऑफ पेपर्स को अट्रैक्ट नहीं कर पाती है। वायर एज की छोटा सा चार्ज जो डेवलप हो गया इन दो बॉडीज के दरमियान, वो आपस में अट्रैक्ट करते हैं। तो इससे तो सिंपली पता चला ना कि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मच स्ट्रॉन्गर फोर्स है, किससे, ग्रेविटी। यही वो डेफिनेशन है चार्ज की, इट इज द इनहेरिटेड प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। इनहेरिटेड मतलब वरासत में जो होती है, प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। कौन सी, लेकिन ड्यू टू विच क्या सर, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू बॉडीज है, इट्स मच स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटेशनल फोर्स। ये आपके पास चार्ज ही है जिसकी मदद से हमेशा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसको पछाड़ता है, ग्रेविटेशनल फोर्स को, जब भी दो बॉडीज आपस में आमने सामने होगी। ठीक है, तो मान लीजिए दो बॉडीज है, इसका मास है m1, इसका मास है m2, ठीक है, इनके दरमियान डिस्टेंस r है, चार्ज q1 q2, दोनों फोर्सेस हो गए ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी और ग्रेविटेशनल। लेकिन हमेशा देखोगे वेदर स्मॉल ही चार्ज क्यों ना हो, हमेशा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ज्यादा होगा ग्रेविटेशनल फोर्स से। ठीक है, आई बात समझ, कल फिट को काफी है। अभी क्या पढ़ा हमने, आज का टॉपिक अभी उधर ही रहा, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। वही था ना, इलेक्ट्रिक फील्ड। चलिए बोलिए, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, पढ़ा होगा ना सबने, नहीं पढ़ा है, क्या बता रहे हैं, बोलो। इलेक्ट्रिक फील्ड हमने नहीं पढ़ा है, क्यों, आपने पढ़ा है, करंट इलेक्ट्रिसिटी नहीं पढ़ा है, आपने पढ़ा है ना करंट, यार झूठ मत बोलो, ये स्कूल में पढ़ा है ना, पढ़ा। वहां से क्या हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड, मस्जिद को तशु परमुत हजरत पागशा पर आप बोलो, पढ़ा है तशुना परम, इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा है लेकिन ये नहीं पढ़ा है। चलो बोलो आप कुछ थोड़ा सा, हाँ ठीक है, डिटेक्ट चलो कुछ ठीक ठाक बता दिया। देखिए मान लीजिए आपके पास एक कोई चार्ज है, मान लीजिए प्लस क्यू, ये एक चार्ज है, अब इस चार्ज के इर्द गिर्द, ध्यान रखो, इस चार्ज के इर्द गिर्द एक 3 डायमेंशनल स्पेस जिसमें बाकी चार्जेस के साथ ही इंटरेक्ट करता है, वेदर अट्रैक्ट करे या रिपल करे, इस फील्ड को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। ठीक है ना। So what is an electric field? Electric field, it is a 3-dimensional region. किसके इर्द गिर्द, एक चार्ज के इर्द गिर्द, in which its influence can be felt, इसका असर देखा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल कि आपके घर में जो दीवार होती है, जिस दीवार में आप रहते हो, ठीक है, इर्द गिर्द, जो मकान के इर्द गिर्द, आपका इन्फ्लुएंस उसी तक है, उसके बाहर कोई आ जाएगा, आप पूछोगे, जो अंदर आ जाएगा बोलोगे कौन हो, कहाँ से आए हो, क्या करना है, लेकिन वो जवाब देगा तब, लेकिन बाहर से होगा, आप उसको पूछोगे कहाँ से हो, क्या करना है, वो बोलेगा आप कौन हो, क्यों, क्योंकि वो आपके इन्फ्लुएंस से बाहर है, आपका असर उस पर नहीं होगा। इन द सेम वे चार्ज किसी हद तक आपस में क्या करते हैं, इंटरेक्ट, किसी डिस्टेंस तक। अब वो जो रीजन है ना इस चार्ज के इर्द गिर्द,
वही रीजन को हम क्या कहते हैं सर, इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। सो व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड? इट इज द 3 डायमेंशनल रीजन अराउंड ए चार्ज या ग्रुप ऑफ चार्ज, जरूरी नहीं एक चार्ज हो या एक से ज्यादा, अराउंड ए चार्ज या ग्रुप ऑफ चार्ज in which its influence can be felt। इसका इन्फ्लुएंस देखा जाएगा, उस रीजन को क्या कहते हैं सर हम? इलेक्ट्रिक फील्ड हम कहते हैं, ठीक है ना। तो ये 3 डायमेंशनल रीजन होता है। ये ग्रुप ऑफ चार्ज भी हो सकता है, जरूर नहीं एक से ज्यादा चार्ज। मान लीजिए आपके पास ये फील्ड है, यहाँ पे Q1 Q2 मान लीजिए -Q3, इस तरह बहुत सारे चार्जेस है यहाँ पे, इनके इर्द गिर्द भी फील्ड है। इस फील्ड को भी हम क्या कहेंगे सर? इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे। अब मसला ये है, अब ये जो रीजन है ना, थ्योरेटिकली कहाँ तक हो सकता है? इन्फिनिट। थ्योरेटिकली मतलब को ये आपको बोला जाए कि आपकी ज़मीन कहाँ तक है, आप बोलोगे जहाँ तक आपकी नज़र पड़ती है वहाँ मेरी ज़मीन है, मगर रियल लाइफ में मत ना बदल के आता हम किसी हद तक है, ठीक है। इन द सेम वे कि रियल लाइफ में आपके पास चार्ज के इर्द गिर्द फील्ड होता है किसी रीजन तक, किसी हद तक, ठीक है। अब इसका मुझे देखना है कि सर ये जो फील्ड है ना, डिफरेंट चार्ज का सेम होगा कि डिफरेंट होगा? डिफरेंट। अब ये किस पे डिपेंड करेगा? ये डिपेंड करेगा आपके पास ये चार्ज का वैल्यू कितना है। पहले तो नेचर तो सीधी सी बात है, क्या वेदर अट्रैक्ट करेगा इसमें चार्ज या रिपल करेगा, लेकिन ये डिपेंड करेगा इस चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना है, उतना ही आपके पास इसका फील्ड भी स्ट्रॉन्गर होगा या वीकर होगा। इट्स लाइक दैट कि मान लीजिए किसी के पास जमीन कम है, किसी के पास ज्यादा है, मतलब इकोनॉमिकली कोई वीकर है, कोई स्ट्रॉन्गर है। ये किससे पता चलता है? किसके पास कितना पैसा है, एसेट्स कितने हैं। सेम है, चार्ज जितना ज्यादा होगा मे बी उसकी वजह से जो फील्ड होगा वो क्या होगा सर? स्ट्रॉन्गर होगा। अब कैसे फाइंड करते हैं? उसके लिए हम एक वेक्टर क्वांटिटी को फाइंड करते हैं जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जिसको हम E से डिनोट करते हैं, और ये वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। ये मंतिम बस इसको थोड़ा सा कंप्लीट करेंगे बस। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है जो कि हमें यूज होता है कि एक चार्ज के इर्द गिर्द फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी है वो डिटरमाइन करने के लिए। अब कैसे डिफाइन करते हैं?
इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है बराबर फोर्स एक्सर्टेड बाय यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। सिंपल, फोर्स पर यूनिट चार्ज। व्हाट इज दिस वन? क्यू नॉट का वैल्यू, इट इज 1 यूनिट चार्ज प्लस 1 यूनिट। अगर आपने एसआई सिस्टम लिया तो चार्ज का यूनिट क्या है? कूलम। याद रखो दूसरा, सीजीएस यूनिट क्या है चार्ज का? सीजीएस यूनिट कितना है चार्ज का? ऐसा यूनिट क्या है चार्ज का? कूलम। सीजीएस यूनिट है ईएसयू। क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट या स्टार्ट कूलम। क्या है? स्टार्ट कूलम। जो भी आप पढ़ो, एम क्या मानियो? स्टार्ट कूलम या ईएसयू, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। ठीक है, नहीं वो एसआई यूनिट है, ये सीजीएस यूनिट है। जिस तरह मास का क्या है ऐसा यूनिट? मास का क्या है ना? सीजीएस यूनिट क्या है? ग्राम्स। डिस्टेंस का क्या है? मीटर। सीजीएस यूनिट क्या है उसका? सेंटीमीटर। काचा समझना। इसी तरह ऐसा यूनिट है चार्ज का क्या है? कूलम। सीजीएस यूनिट है ईएसयू या स्टार्ट कूलम हम लिखते हैं। अब ये आपके पास ध्यान रखो, एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज जितना ज्यादा फोर्स क्या करेगा? एक्सपीरियंस, उतना ही स्ट्रेंथ ऑफ फील्ड क्या होगी सर? ज्यादा। तो ये भी एक तरीका आपके पास है इस फील्ड की स्ट्रेंथ को निकालने के लिए। ठीक है, बाकी आगे पढ़ेंगे कैसे हम इससे कैलकुलेट करते हैं।